Hi everyone, I am Prabhu Kumar, Depot Material Superintendent in Indian Railway. Currently I am working in Lilwa Workshop. तो आज हम लोग बात करेंगे जो स्टोर का पूरा मैनेजमेंट होता है, किस तरह से वर्क करता है। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग देख चुके हैं। आप यदि फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख सकते हैं। तो इस पार्ट में मेनली इसको थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से पूरा वर्क फ्लो होता है, पूरा वर्क फ्लो होता है स्टोर का। और थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जो होता है वो प्रिपेयर करने होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ डिपार्टमेंट भी है जो कि मटेरियल मंगाते हैं, तो उसका भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत जो है हम लोग स्क्रैप का भी एनालिसिस करेंगे। तो देखा जाए तो जैसे पहले आपको ये बता दें कि टेंडर जो होता है, हम लोग टेंडर का जो किसी भी मटेरियल को परचेज करने के लिए टेंडर जो पब्लिश करते हैं, तो टेंडर हम लोग मेनली चार तरह का यूज करते हैं। एक होता है ओपन टेंडर, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड टेंडर होता है, मतलब कुछ ही जो वेंडर्स है अपना जो कोटेशन सबमिट कर सकता है, मतलब कुछ ही वेंडर कर सकता है लिमिटेड में। तो इस तरह से दो और होता है, पीएसी प्रोप्राइटरी आर्टिकल आर्टिकल सर्टिफिकेट करके होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उस ऐसे ही कंपनी जो कि केवल जो उसके पास ऑथराइजेशन है उस आइटम को बनाने के लिए, तो फिर वही केवल उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा होता है ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्या होता है कि ऐसे कंपनी जो कि जो भी आइटम है उसका ओरिजिनल पार्ट्स बनाते हैं, तो उसको हम लोग ओईएम ऑथराइज करते हैं। उस तरह से हम लोग देखा जाए तो L1 कंपैरिजन किस तरह से हम लोग करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी फर्म्स है, वेंडर्स है, अपना कोटेशन सबमिट करते हैं, तो सब अपना अलग अलग रेट लगाते हैं। और हम लोग यहाँ दो चीज़ देखते हैं। पहला चीज होता है कि टेक्निकली, और एक होता है फाइनेंशियली। तो टेक्निकल चीज यदि मैच कर रहा है, जितना भी हमारा टर्म कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन को यदि पूरा फॉलो कर रहा है, तो इसको दो पार्ट्स में हम लोग देखते हैं। एक तो टेक्निकल एवेल्युएशन, मतलब टेक्निकल जितनी भी प्रॉपर्टी होना चाहिए ये सारे उस आइटम में होना चाहिए। तो हम लोग दो तरह से एवेल्युएशन करते हैं, एक टेक्निकल और एक फाइनेंशियल। मतलब फाइनेंशियल हो गया कि उसका रेट कौन कंपनी कितना लगाया है। तो इस तरह से इसको दो पार्ट में हम लोग देखते हैं, एक सिंगल पैकेट बीड के रूप में और एक डबल पैकेट बीड। तो सिंगल पैकेट में क्या होता है कि ये टेक्निकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन दोनों एक साथ हम लोग करते हैं। मतलब दोनों एक ही साथ कंपैरिजन करते हैं, उसमें जो एल सबसे कम प्राइस लगाता है और टेक्निकली भी सुटेबल होता है, तो उसको हम लोग ऑफर देते हैं। और डबल पैकेट में क्या होता है कि दोनों पहले हम लोग टेक्निकल इवैल्यूएशन करते हैं, और टेक्निकली यदि कोई चीज कोई कंपनी सुटेबल है, तो फिर उसको फाइनेंशियल एवल्यूएशन के थ्रू हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा L1 कंपैरिजन करके जो है ये प्रोसेस होता है। फिर जो सेलेक्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक बार टेक्निकल रिव्यू के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट को भी भेज के हम लोग उसको जो है उससे परमिशन लेते हैं कि ये कि ये वेंडर जो है सुटेबल है।
फिर उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह दे के परचेज ऑर्डर निकालते हैं, ये सब बता चुके हैं। उसके बाद जैसे रिसिप्ट ब्रांच है, रिसिप्ट ब्रांच का भी फंक्शन थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इनको लाने होते हैं। जैसे कोई भी वेंडर जब जो डिलीवरी पीरियड है उसके अंदर में उसको डिलीवर करना होता है मटेरियल, यदि डिलीवरी पीरियड के अंडर नहीं कर पाया तो एक एक उसके तरफ से लेटर आता है। उस बेसिस पे हम लोग एक मॉडिफिकेशन एडवाइस करके जो है निकालते हैं। मतलब एक मॉडिफिकेशन एडवाइस निकलता है कि इसका डिलीवरी पीरियड थोड़ा सा बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसका डिलीवरी पीरियड भी एक्सटेंड हो जाता है। और पहले जो मटेरियल रिसीव होगा तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे में मटेरियल रिसीव होने के लिए सबसे पहले उसको गेट से एंट्री करना पड़ेगा, मेन गेट से। तो उसके पास होना चाहिए ई डिस्पैच नोट। ई डिस्पैच नोट क्या होता है, ये बहुत ही एसेंशियल होता है। तो उसी ई डिस्पैच नोट के अगेंस्ट में क्या होता है कि उसको परमिशन मिलता है, कोई भी मान लीजिए कोई भी व्हीकल से, जैसे व्हीकल को स्टोर के टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं, उसके थ्रू जो है वो आता है। तो उसको हम लोग ई डिस्पैच नोट के थ्रू उसको परमिशन मिलता है, गेट एंट्री मिलता है। फिर गेट एंट्री के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको डीएमएस क्या कहता है, उसको रजिस्टर करते हैं। ठीक है, रजिस्टर करते हैं। और फिर रजिस्टर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक डीआरआर प्रोसेस होता है, डीआरआर मतलब डिपोट रेलवे रिसीव। ये प्रोसेस होता है जो कि हम लोग आईएमएमएस जो एक साइट है जो कि इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट, तो उस पे हम लोग क्या करते हैं, डीआरआर करते हैं। ठीक है, कि पूरा जो भी मटेरियल आया है उसका पूरा क्या कंडीशन है, और ये सारा चीज हम लोग उसमें देखते हैं। इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो परचेज ऑर्डर जो बोले थे, परचेज ऑर्डर इनके साथ रहता है, इनवॉइस रहता है, और क्या सब रहता है, तो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट रहता है। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी थोड़ा सा बात कर ले कि इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है कि पहले मटेरियल को क्या करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि सही में ये मटेरियल का जो भी किसी भी पार्ट से बना हुआ है है उतना ही उसका कंपोजिशन है कि नहीं। उसको थर्ड पार्टी से किसी से भी, जैसे थर्ड पार्टी हो गया, राइट्स होता है, आरडीएसओ होता है, उन सब से उसको क्या करना पड़ता है कि इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। तो यदि उससे इंस्पेक्शन हो जाता है तो वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं। तो उस इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट को लगा के हम लोग को उसका देखना पड़ता है लोगो वगैरह कि सही में उसका मतलब जो लोगो है या नहीं है। तो ये सब चीज हम लोग देखते हैं। फिर जो मटेरियल रिसीव होता है, तो एक और होता है उसमें कि इंस्पेक्शन के लिए कि कॉन्साइनिंग इंस्पेक्शन। कॉन्साइनिंग क्या होता है, जो मटेरियल को यूज करेगा तो यदि मटेरियल को यूज करने वाला ही उसको इंस्पेक्शन करेगा तो उसको कॉन्साइनिंग इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे शॉप में ही यदि करे तो उसको कॉन्साइनिंग इंस्पेक्शन करते हैं। तो इस तरह से दो तरह का इंस्पेक्शन होता है, एक थर्ड पार्टी मतलब लेने वाला, और फिर एक तो फर्म हो गया, उसके अलावा कोई और यदि जैसे आरडीएसओ हो गया, राइट्स हो गया, ये यदि इंस्पेक्शन करते हैं तो उसको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करते हैं। और लेने वाला खुद ही इंस्पेक्शन करता है तो उसको कॉन्साइनी इंस्पेक्शन करते हैं। तो इस तरह से इंस्पेक्शन होता है मटेरियल का। इस तरह से एक और चीज बता दें कि जो मटेरियल होता है दो टाइप का होता है, एक होता है कि स्टॉक आइटम और एक होता है नॉन स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम ऐसे होते हैं जिस रेगुलर यूज होता है, मतलब पहले से बहुत पहले से यूज होता आ रहा है। ठीक है, जिसका पीएल पीएल होता है प्राइस लिस्ट नंबर, जो कि हर मटेरियल के लिए जो है यूनिक होता है। तो उसका पीएल नंबर उसको दिया गया है कि उसी पीएल नंबर से उसको
जो है पहचाना जाएगा। तो उसको पीएल नंबर दिया गया है, तो उसको स्टॉक आइटम कहते हैं। नॉन स्टॉक आइटम क्या होता है, जिसको हम जो हमें अर्जेंसी में ज़रूरत है, जैसे वर्कशॉप से कोई डिमांड आ गया कि इस मटेरियल को परचेज करना है, तो उसका डिमांड आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अर्जेंटली तुरंत उसको परचेज करते हैं। उसको लोकल परचेज के थ्रू हम लोग मेनली परचेज करते हैं। तो ये इसका पीएल कोई नहीं होता, पीएल नंबर कुछ नहीं होता। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि नॉन स्टॉक आइटम के रूप में परचेज करते हैं, लोकल परचेज। ठीक है। फिर मटेरियल आने के बाद वार्ड वार्ड क्या करता है, डीआरआर करते हैं पहले रिसीव ब्रांच में। उसके बाद एक आईएसएल प्रोसेस होता है, इंस्पेक्शन सीरियल नंबर, जो कि ये भी एक प्रोसेस है। आप लोग यदि सिस्टम में वर्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये एक डीएमएससी करते हैं, लेकिन इसको ऑथराइज करते हैं ये एएमएम, मतलब असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर। और फिर वो मटेरियल जो है कंसर्न वार्ड को चला जाता है, जिस किसी भी वार्ड का मटेरियल होता है उसको चला जाता है। फिर ये क्या करते हैं, आरओ करते हैं। तो आरओ करने के बाद क्या होता है, वो ये हमारा जो सिस्टम है उसमें ऐड हो जाता है। जो आईएमएस पोर्टल होता है उस पर में लेजर में वो ऐड हो जाता है, मतलब उतना बैलेंस। और फिर रिसिप्ट ब्रांच आर नोट कर देता है, तो जो भी फर्म है, कंपनी है, उसको पूरा जो भी मटेरियल है उसका पैसा उसको मिल जाता है फिर अकाउंट डिपार्टमेंट से। ठीक है, ये सब प्रोसेस है। और भी बहुत सारा चीजें हैं जो जिसको मतलब और डिटेल में एनालिसिस किया जा सकता है। तो और एक और होता है कि हम लोग मटेरियल या तो फर्म से खरीदते हैं किसी कंपनी से, या होता है कि कुछ मटेरियल किसी और रेलवे में है, जैसे ईस्टर्न रेलवे में का मटेरियल ज़रूरत है, ईस्टर्न रेलवे में साउथ ईस्टर्न में मटेरियल है, और उसको साउथ ईस्टर्न में काम नहीं है उतना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग उसको दूसरे रेल से मंगवा सकते हैं। तो इसको कहते हैं रेल टू रेल ट्रांसफ़र। तो रेल टू रेल ट्रांसफ़र भी होता है, उसका भी अलग अलग प्रोसेस है। तो उसमें भी सेल ऑर्डर वगैरह बनता है। पहले एक लेटर करते हैं जिसको ज़रूरत पड़ है मटेरियल का, ये एक डिमांड लेटर भेजते हैं उसको। और फिर वहाँ क्या होता है कि उसको स्पेयर क्वांटिटी के रूप में, मतलब है कि जितना हम डिमांड करते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ उसको कम या कम करके, या फिर उतना ही जितना वो चाहे उतना स्पेयर करके देते हैं, मतलब पार्ट वाइज देते हैं कि इतना हम डिलीवर आपको कर सकते हैं। तो उस तरीके से ये स्पेयर होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस स्पेयर क्वांटिटी जितना होता है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग पीओ बनाते हैं, परचेज ऑर्डर। ठीक है। और बाकी प्रोसेस उसी तरह से होता है कि फिर जो ये परचेज ऑर्डर होता है, तो फिर दूसरा रेल जो होता है वो एक सैंक्शन लेटर निकालता है, सैंक्शन लेटर। और वो सैंक्शन लेटर मतलब वहां से मटेरियल जो है वो दे दिया है। ठीक है। और ये सैंक्शन लेटर क्या होता है कि अकाउंट डिपार्टमेंट में जो है वेटिंग के लिए चला जाता है, अकाउंट डिपार्टमेंट में, यहाँ जो खरीदा है माल। तो फिर अकाउंट डिपार्टमेंट क्या होता है, उसको पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से उसको पैसा मिल जाता है। बाकी हम लोग जो मटेरियल और रिसीव करेंगे तो उसको किसी वार्ड में भेजेंगे। तो किसी वार्ड में भेजने के लिए फिर हमको आरबी से गुजरना पड़ेगा। आरबी में जाएगा ये, इसका फाइल, मतलब रेलवे से आया है। बाकी उधर का प्रोसेस सेम होगा, वो फिर नोट करेगा, और फिर वार्ड को, जिस भी वार्ड का होगा मटेरियल उसको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है। बाकी सिस्टर डिपो से भी माल मंगाया जाता है, जैसे ईस्टर्न रेलवे में ही अलग अलग डिपो है, उससे माल मंगाया जाता है। तो उसके लिए ये सारा प्रोसेस नहीं होता है। उसके डिपोट रेलवे रिसीव करके डिपोट रेलवे इशू करके, दो प्रोसेस होता है। वो लोग डिपोट रेलवे इशू करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने के लिए डिपोट रेलवे रिसीव, ये सब प्रोसेस होता है उसके लिए। और बाकी चीजें ये नहीं होता है प्रोसेस। ठीक है।
तो ये RR का फंक्शन हो गया, रेलवे टू रेलवे फंक्शन। फिर क्या होता है कि थोड़ा सा और डिटेल में बता दें कि ऑक्शन वगैरह, कि हम लोग जो स्क्रैप मटेरियल होता है तो उसको क्या करते हैं, जैसे वर्कशॉप में ही वर्क चल रहा है तो वहाँ स्क्रैप हो गया बहुत सारा मटेरियल, तो छोटे छोटे पार्ट्स या फिर कोई फेरस का मटेरियल होता है, कोई नॉन फेरस होता है, तो उसको कैटेगराइज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग पीएल के फॉर्म में उसको हम लोग बांट देते हैं कि इसका अलग अलग पीएल होगा, मतलब फेरस का कोई आइटम है, आइटम के कैटेगरी पर डिपेंड करके हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग अलग पीएल दे देते हैं। पहले तो पीएल उसका रहता ही है उस आइटम का, लेकिन जब स्क्रैप हो जाता है तो उसका अलग पीएल बनता है। तो फिर पीएल जाता है यहाँ स्क्रैप में, कहाँ, रिसीव ब्रांच में, वहाँ भी रिसीव ब्रांच होता है। रिसीव ब्रांच में एडवाइस नोट के फॉर्म में जो है वो जाता है, उसका पूरा डिटेल। फिर वो लोग क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, और जो भी गाड़ी से जाता है मटेरियल उसको पेमेंट करते हैं, मतलब उसका वेट मेजर करते हैं। तो पहले तो पूरा गाड़ी के साथ मेजर करते हैं, मतलब गाड़ी और जो भी मटेरियल्स के साथ। फिर क्या करते हैं, उसको अनलोडिंग कर देते हैं और फिर मेजर करते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस आता है वही एक्चुअल वेट होता है मटेरियल का। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। फिर उसको अलग अलग लॉट बनाते हैं, और उस लॉट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसको फिर जो है उसको ऑक्शन में डाल देते हैं। तो ऑक्शन महीने में 2 बार 3 बार करके होता है, तो उसमें भी अलग अलग कंपनी भाग लेते हैं, जो ज़्यादा प्राइस देता है उसको माल सेल हो जाता है। तो ये देखा जाए तो ये एक ओवरऑल बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से स्टोर डिपार्टमेंट काम करते हैं। इसका डिटेल एनालिसिस और भी तरीके से हो सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। तो ये सब आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत वो सब चीज़ अब सीखने में आसानी होगी। तो ये ओवरव्यू जो है, कम से कम यदि पहले पता रहे तो आपको ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप को ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।